हेलो एवरीवन। मेरा नाम सामर्थ्य विश्वकर्मा है और इस साल मैंने भी आप में से कईयों की तरह एसएससी सीजीएल 2024 का फॉर्म भरा था एंड रिजल्ट आने के बाद मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि आखिर रिजल्ट में हुआ क्या, क्योंकि मेरा रॉ स्कोर 309 था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा स्कोर बढ़कर लगभग 329 तक जाना चाहिए। हालांकि मेरा स्कोर 333 पर तक गया, लेकिन मेरा सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी में तब भी एक मार्क्स से रह गया। सो मैं देख रहा था कि अगर इतना मेरे नंबर्स इंक्रीज हुए हैं तो प्रॉब्लम किस जगह पर आई है। क्या नॉर्मलाइजेशन में मुझे नंबर कट गए हैं या किसी और को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल गया है कि 20 के बच्चों का सिलेक्शन में देख रहा था यूट्यूब वगैरह पर, तो बहुत ज़्यादा आ रहा था कि 18 के बच्चे का इतना ज़्यादा नंबर बढ़ गया, इतना ज़्यादा बोनस अवार्ड हो गए। तो मुझे उस वक्त तो एक्चुअली क्लियरली कुछ समझ में नहीं आ रहा था जब रिजल्ट आया, ना ही मुझे रिजल्ट आने पे ये पता था कि मेरा स्कोर कितना है। मैं तो यही सोच के बैठा था कि शायद मेरा स्कोर इतना इंक्रीज नहीं किया होगा और 334 फिर भी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। तो जैसे ही रिजल्ट के बाद फाइनल आंसर की रिलीज होती है, तो सबसे पहले मैं अपनी आंसर की चेक करता हूँ कि बोनस कितने क्वेश्चंस में दिया गया है। तो मैं देखता हूँ कि मुझे 6 क्वेश्चंस में बोनस मिला है एंड टोटल जितने क्वेश्चंस में बोनस मिला है वो टोटल 10 हैं। और सॉरी, मुझे 5 क्वेश्चंस पे बोनस मिला हुआ था एंड मेरे एक क्वेश्चन का जो आंसर मैंने प्ली किया था उस हिसाब से चेंज हो गया था। दैट वाज द टैक्स रिटर्न वाला जो क्वेश्चन था 20 जनवरी का। मैं देख रहा था कि 5 कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसमें बोनस मिल जाएगा, लेकिन बोनस उसमें भी दे दिया गया था। सीधे क्वेश्चंस थे, सीधे आंसर्स थे। हालांकि मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने देखा कि यार ये इस बोनस अवार्डिंग से कैसे मुझे नुकसान हो गया और कैसे मेरी रैंक चली गई या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको समझने के लिए मैंने थोड़ा कोशिश किया। फिर इसके साथ ही मुझे एक और डेटा देखने को मिलता है कि रैंक मित्रा के हिसाब से मेरा दोस्त मुझे भेजा कि लगभग रैंक मित्रा के पास 15-16 हजार बच्चों का डेटा है, जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसमें से। और बता रहे हैं कि जो 18th शिफ्ट से सिलेक्ट हुए हैं लगभग वो 9,500 10,000 के बीच में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और रैंक मित्रा के डेटा के हिसाब से 20th शिफ्ट से लगभग 6,500 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। दैट मीन्स जो सिलेक्शन है उसमें काफी ज्यादा अनइवननेस है। मतलब जो रेशियो है सिलेक्शन का, दैट इज नॉट वेरी क्लोज टू 1:1, बहुत ही दूर दूर अपार्ट में। और काफी ज्यादा 20 तारीख के बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। डेटा मतलब ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैं इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है एसएससी का, उसको थोड़ा इन डीप डाइव करके समझेंगे कि प्रोसेस क्या है, क्या वेरिएबल्स होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं इतनी देर से कि एक फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला एसएससी अपनी वेबसाइट पर डाले हुए हैं और यही उनकी वेबसाइट का ही स्नैपशॉट है। इस फॉर्मूले को मैंने समझने की कोशिश की तो काफी ज्यादा वेरिएबल्स इधर उधर लिखे हुए हैं, किस वेरिएबल का मतलब क्या है। इट इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, तो मैंने थोड़ा समय दिया। पहले मैं आपको हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एम, आई, टी, जी, जी एम, जे, इनका मतलब क्या है। तो बेसिकली जहां भी आप एम देखते हैं तो एम का मतलब या तो एवरेज हो सकता है, या तो सम ऑफ एवरेजेस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन हो सकता है, या किसी स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं। तो एम बेसिकली वेरिएबल्स हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट इन इन सिंगल स्मॉल लेटर्स को समझना जरूरी है। जहां भी हम टी को देखेंगे वहां हम टॉपर्स की बात करेंगे। तो बेसिकली एसएससी के इस फॉर्मूले में जो टॉपर है वो टॉप 0.1% 0.1% ऑफ द कैंडिडेट्स हैं। मतलब हर 1000 में जो पहला बंदा है, ये टॉप का बंदा है, उसको रेफर करने के लिए टी का यूज किया है। जस्ट इन केस अगर 15,000 बच्चे हैं या 15,000 बंदे हैं तो उसमें से टॉप 15 की बात हो रही है। अगर 1 लाख बंदे हैं तो उसमें से टॉप 100 की बात हो रही है। ठीक है। जहां भी हम क्यू देखेंगे इस फॉर्मूले में, तो क्यू का मतलब ये होगा कि हमें सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होगा। मीन किस शिफ्ट का होगा या किस चीज का होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन किस चीज का होगा, ये हम देखेंगे। जहां भी हम जी को पढ़ेंगे तो जी का मतलब ये होगा कि हम सारी शिफ्ट्स की बात कर रहे हैं।
जहां हम आई पढ़ेंगे उसका मतलब है कि हम किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट जिसको आई से डिनोट कर रहे हैं, आई का मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है, हमारे लिए आई 18th और 20th हो सकता है। जहां भी हम जे पढ़ेंगे तो वो जे एक स्टूडेंट है जिसके बारे में रेफर हो रहा है। जहां भी हम जी और एम पढ़ेंगे, जीएम का मतलब वहां होगा एक ऐसी शिफ्ट, एक ऐसी शिफ्ट मतलब जी का मतलब देखिए शिफ्ट है, यहाँ पर जी का मतलब शिफ्ट है, ऑल शिफ्ट्स। तो जी एम का मतलब हो जाएगा वो शिफ्ट जिसमें किसी तरह की मैक्सिमम वैल्यू ली गई है। तो अगर इसी को हम यहाँ नीचे पॉइंट वाइज समझाया गया है कि कौन सा वेरिएबल क्या मतलब मतलब क्या है, उसको समझने की अगर कोशिश करें, तो ये जो एम आई जे है इसके ऊपर एक बार लगा हुआ है देखिए। तो इसका मतलब है ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है आई शिफ्ट के जे स्टूडेंट का। अगर हम देखें एम आई जे का मतलब क्या है, तो एम इज द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ जे स्टूडेंट फ्रॉम आई शिफ्ट। इसी तरह का हम देखेंगे कि एम टी जी क्या है, तो टी मतलब टॉपर, जी मतलब सारी शिफ्ट्स के बारे में बात हो रही है। तो मतलब जितनी भी शिफ्ट है, सारी शिफ्ट्स मिला के जो टॉप 0.1% बच्चे हैं, उनके 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 मार्क्स के बारे में बात हो रही होगी। जैसे अगर देखा जाए, अगर हमारी जो शिफ्ट है 20th जैन की जो शिफ्ट है, उसमें अगर 1000 बच्चे हैं टोटल, और 1000 में से 10 बच्चे हैं टॉप के, उनका एवरेज यहाँ पर लिया गया है। उसी तरह यहाँ नीचे देख लेते हैं एम टी आई का मतलब क्या हो जाता है। इसमें एवरेज लिया गया है टोटल 0.1% बच्चों का, लेकिन ये सारी, जैसे जी में सारी शिफ्ट्स को कंसिडर किया गया था, इसमें आई में सिर्फ आई शिफ्ट को ही कंसिडर किया गया है। अगर हम एम क्यू और जी देखेंगे, तो क्यू का मतलब क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जब हम जी और क्यू की बात करते हैं, जी का मतलब है सारी शिफ्ट्स, तो मतलब सारे शिफ्ट्स का हम जब उसके जो मार्क्स बच्चों के आए हैं उनका एवरेज निकालेंगे, उन मार्क्स के जो बच्चों ने स्कोर किए हैं उसके बेसिस पर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन और मार्क्स को हम ऐड करेंगे तो हमारा एम जी क्यू बन जाएगा। एम अब जी में सारे हमने शिफ्ट्स को कवर कर लिया था कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट्स। तो वैसे ही आई में हम सेम चीज करेंगे, मीन मार्क्स और स्टैंडर्ड डिविएशंस को ऐड करेंगे बच्चों के, लेकिन सिर्फ एक शिफ्ट की ऐड होगी जिस शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। तो एम आई जे में मतलब हो जाता है, एम आई जे इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय जेएथ कैंडिडेट इन द आई शिफ्ट। ये हमारा कुल मिला के रॉ स्कोर प्लस बोनस है, मतलब बेसिकली फाइनल रॉ स्कोर जो है बोनस मिलाने के बाद वो हमारा एम आई जे हो जाता है। एम जी एम क्यू क्या हो जाता है, जैसे क्यू है तो क्यू का मतलब तो सिंपल है कि सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन की बात हो जाएगी। लेकिन देखिए जी जी एम का मतलब ये होगा कि जो हमारा, पहली चीज इसको थोड़ा दोबारा पढ़ना पड़ा मुझे भी, और आपको भी एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। तो इसमें जो हम मीन लेंगे वो उस शिफ्ट का लेंगे। ऐसा नहीं कि हम किस शिफ्ट की बात कर रहे हैं उस शिफ्ट का मीन नहीं लेंगे। हाँ, सपोज 5 शिफ्ट है और हम सेकेंड शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस जगह पर हम मीन वही कंसिडर करेंगे जिस शिफ्ट का मीन मैक्सिमम है। जस्ट इन केस 5 शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम एवरेज थर्ड शिफ्ट का है, तो हम यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एवरेज लेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन हम सारी शिफ्ट का कंसिडर करके लेंगे। तो इसको थोड़ा मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा हालांकि, लेकिन जब मैंने कैलकुलेशन करके जो शीट बनाई हुई है उसमें सारे कैलकुलेशंस को करेक्ट रखा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला समझा दिया कि इस फॉर्मूले, अगर कोई है कैंडिडेट जो अपने हिसाब से एक शीट क्रिएट क्रिएट करना चाह रहा है तो उसको समझकर फॉर्मूला लगाने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इस तरह से मूव करते हैं मेरी शीट पर। तो एक्चुअली क्या मैंने इस नॉर्मलाइजेशन को इम्पैक्ट को समझने के लिए कुछ डेटा अपना खुद से ही तैयार किया। मैंने यहाँ पर 5000 टोटल स्टूडेंट्स का डेटा बनाया हुआ है, और उसमें दो शिफ्ट्स हैं, एक 20th जैन की शिफ्ट है, एक 18th जैन की शिफ्ट है। डेटा बनाते समय मैंने इनिशियली ये ध्यान रखा, जो पहला शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस डेटा में 2500 बच्चे 20th जैन में बैठे हैं। इस डेटा में 18 जैन में भी 2500 बच्चे बैठे हुए हैं। दोनों के एवरेजेस जो निकल निकल कर आ रहे हैं वो काफी ज्यादा क्लोज हैं। जैसे आप देखिए 18 जनवरी का जो एवरेज मैंने कैलकुलेट किया है वो 302 है, और 20th जैन का भी लगभग उतना ही डेसिमल्स में फर्क आने के बाद आ रहा है। तो बेसिकली अगर अभी आप हम देखें तो यहाँ जो 18th जैन की शिफ्ट है वो हमारी टफ शिफ्ट है, और हमारी 20th जैन की जो शिफ्ट है वो इजी शिफ्ट है। ये हमने सिर्फ इस डेटा को देखकर हमने देख लिया कि थोड़ा डेसिमल में फर्क आ रहा है, क्योंकि इस डेटा से आपको यहाँ ग्राफ को समझाने में मुझे काफी ज्यादा
इम्पोर्टेंट है और ये इसका इम्पैक्ट आपको जब गैप बढ़ जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या इम्पैक्ट हुआ। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। मुझे सिर्फ ये देखने को मिला कि ग्राफ का जो शेप है कि नॉर्मलाइजेशन जैसे 2 शिफ्ट है 18 दिन और 20 दिन, जो उसका कुछ इस तरह ग्राफ मिला। तो मुझे ये समझ में आया कि जो टफ शिफ्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ जो ग्राफ जा रहा है, जैसे ये 2 से शुरू होके जो ग्राफ शुरू हो रहा है, ये टफ शिफ्ट का था। और जो नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है ये वो ईजियर शिफ्ट का ग्राफ है। ये मुझे बेसिक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो पहला इन्फ्रेंस मिला वो ये था। कुछ इन्फ्रेंसेस मुझे आगे चल के मैं आपको शीट में जब आगे काम अगली शीट में समझाऊंगा जिसमें डिफरेंस ज्यादा है, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है नॉर्मलाइजेशन पर, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो हालांकि इम्पैक्ट मतलब ये सिंपल शीट थी, इसमें सारा डेटा सेम था, तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये डेटा जो यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पर मैंने 5000 बच्चों में से टोटल देखिएगा यहाँ पर 200 बच्चे मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, मतलब ये टॉप रैंकर्स हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट। मैंने एक कैलकुलेशन लगाई है 200 बच्चों की। तो ये डेटा भी आपके बहुत ज्यादा काम का आएगा। थोड़ा आगे बढ़ के आपको समझाऊंगा कि इसका यूटिलिटी क्या थी। तो अगले डेटा में मैंने क्या किया, मैंने जो शिफ्ट का एवरेज लिया था दोनों शिफ्ट्स का, वो लगभग देखिए 302.4316 आ रहा है। तो 18 जनवरी की जो शिफ्ट थी उसका एवरेज मैंने डेटा कुछ ऐसा चेंज किया कि इसका एवरेज लगभग 15 नंबर बढ़ गया। ये डेटा जो है इसके एवरेज में लगभग 15 नंबर का डिफरेंस मैंने जानबूझकर क्रिएट किया है। क्रिएट करने का रीजन ये था, मुझे समझना था कि अगर इसी डेटा में अगर एवरेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इससे टोटल जो हमारा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उससे उसमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। तो 18 जनवरी का जो एवरेज है वो 317 है। तो इजी शिफ्ट हमारी अभी इस डेटा के हिसाब से 18 जनवरी, हालांकि हमारी रियल लाइफ में जो हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं 20 जनवरी हमारा जो है इजी शिफ्ट बन रहा है, लेकिन अभी हम फिलहाल इस डेटा को मान के चलते हैं कि 18 जनवरी की शिफ्ट है वो इजी शिफ्ट है और 20 जनवरी की जो शिफ्ट है काफी ज्यादा टफ शिफ्ट है, क्योंकि उनके एवरेजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को यहाँ मिल रहा है। तो मैंने इस शीट को फिर उस इस डेटा जो भी मैंने डेटा कैलकुलेट किया था, इसमें मैंने इस इन वैल्यूज को फिल करके सारी कैलकुलेशन करके, हालांकि मैं अभी इस कैलकुलेशन में नहीं जाना चाह रहा आपको समझाने के लिए, आ, कभी आगे चल के वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। आउटकम को देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने ये देखा आउटकम, तो मुझे ये ग्राफ देखने को मिला जिसमें जितने ज्यादा मार्क्स कम करते जा रहे हैं टफ शिफ्ट के, मैंने आपको बताया था ऊपर से नीचे जाती हुई लाइन जो है वो टफ शिफ्ट की है और नीचे से ऊपर जाती हुई लाइन जो है वो इजी शिफ्ट की है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जितने ज्यादा कम नंबर बच्चा स्कोर कर रहा है उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट, जैसे देखिए जो काफी कम बच्चा स्कोर किया हुआ है 260 समथिंग स्कोर कर रहा है, उसे 22 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। और जो बच्चा 350 या 60 प्लस का स्कोर कर रहा है तो उसे लगभग 10 नंबर या 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली टफ शिफ्ट अगर बच्चा अटेम्प्ट करता है, अगर कोई बच्चा है जो टफ टफ शिफ्ट में है, तो उसे बहुत ज्यादा ही नॉर्मलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब हुआ क्या इजी शिफ्ट में, इजी शिफ्ट में ये हुआ कि जैसे जैसे बच्चे के नंबर जैसे जैसे स्कोर कम होता जाता है तो नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट कहीं जैसे काफी हाई स्कोर करने पे तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन एक पीवट पॉइंट क्रिएट होता है, उस पीवट पॉइंट के बाद जो एकदम से नॉर्मलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट शुरू हो जाता है। जो बच्चे हैं जो 20th शिफ्ट के बच्चे हैं वो सारे के सारे ये देख पा रहे होंगे कि 168.5 वो सेक्शन 1 जो मैथ्स और रीजनिंग का होता है, जिस भी बच्चे के 168.5 नंबर से कम है उन बच्चों के या तो नॉर्मलाइजेशन में बिल्कुल जीरो बढ़े हुए हैं या तो उनका उसके नीचे उनका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो ये बेसिकली जो आउटकम निकला हुआ है ये वही दिखाता है, जैसे यहाँ पर टोटल जो बन रहा है 330 के आसपास बन रहा है कि उससे ज्यादा बच्चा ला रहा है तो उसका पॉजिटिव में उसका नॉर्मलाइजेशन हुआ है और उससे नीचे उसका नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो यही सेम आउटकम हम अपने जो सेक्शन 1 में हमें नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन 20th की शिफ्ट में देखने मिल रहा है तो वो यहाँ से एक्सप्लेन हो जाता है। और जितना ज्यादा हमने बेसिकली अगर देखिए तो जितना ज्यादा हमने शिफ्ट में एवरेजेस में गैप बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे अगर मैं इस शिफ्ट इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 305 कर देता हूँ, 307 कर देता हूँ, तो ये जो गैप बिटवीन दीज लाइंस है, मतलब ये अगर देखा जाए कि 2 से लेके -5 तक का गैप था यहाँ पर, फिर यहाँ देखिए बढ़कर वो 22 से लेके लगभग -20 या 40 नंबर 42 नंबर का गैप हो गया।
तो ये गैप जो मुझे रिजल्ट में मिला है वो इस चीज से मिला है कि जितना ज्यादा दो शिफ्ट्स में गैप होगा, तो ये हर जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है, जैसे एक सीजीएल का पेपर हुआ था जिसमें बहुत ज्यादा बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में नुकसान हुआ था, एक शिफ्ट में बहुत ज्यादा इजी पेपर बना दिया था। तो बेसिकली पेपर के लेवल के डिफरेंस से क्या हो जाता है, इस तरह का नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो अभी हमने बेसिकली नॉर्मलाइजेशन को इतना समझ लिया है कि जितना ज्यादा शिफ्ट में जो एवरेज निकलेगा उसका गैप जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा इम्पैक्ट नॉर्मलाइजेशन का देखने को मिलता है। और टफ शिफ्ट की बल्ले बल्ले हो जाती है, और जो इजी शिफ्ट होती है उसमें बच्चों को एक पॉइंट के बाद नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो भी इजी शिफ्ट वालों को तभी देखने को मिलता है जब उनका स्कोर काफी ज्यादा हाई एंड पर होता है। ठीक है, किसी भी डेटा को आप एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन को मेरी स्टॉप करके दोबारा ये ग्राफ वगैरह देखना चाहते हो देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज, ये इतना नॉर्मलाइजेशन में तो हमने समझ में आ गया। नॉर्मलाइजेशन का एक खतरनाक आउटपुट मुझे देखने को मिला कि हमारा जो फॉर्मूला है एससीसी का, उसका बेसिक आउटकम ही ये है उसका बेसिक आउटकम ही ये है कि जो इजी शिफ्ट है उसमें नंबर ऑफ सिलेक्शंस हमेशा कम होंगे। जैसे नॉर्मलाइजेशन में पहले समझता था कि इसलिए किया जा रहा है कि दो शिफ्ट के बच्चे हैं, एक शिफ्ट का पेपर इजी हो गया, एक शिफ्ट का टफ हो गया। तो टफ वाले बच्चों को अगर हम 100 में से 50 का कट ऑफ रख देते हैं तो हो सकता है कि 50 का कट ऑफ जो टफ शिफ्ट है उसमें बच्चे कम क्लियर कर पा रहे हो। तो इसलिए बच्चे के मार्क्स नॉर्मलाइज करके हम ट्राई कर रहे हैं कि इक्वल बच्चे दोनों बैचेस से या दोनों शिफ्ट से सिलेक्ट हो। लेकिन इस फॉर्मूले का आउटकम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर देखें, पहला जो मैंने क्रिएट किया था डेटा जिसमें गैप बहुत कम था एवरेज में, तो जो 18 शिफ्ट से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो 107 हैं। और देखिए 18 शिफ्ट हमारा कौन सा शिफ्ट था, एक बार फिर से देख लेते हैं, टफ था कि इजी था। हमारा जो 18 शिफ्ट था वो टफ शिफ्ट था। तो टफ शिफ्ट का कुल मिला के 107 बच्चे सिलेक्ट हुए। और अगर हम देखें कि 20th जैन से कितने सिलेक्ट हुए जो इजी शिफ्ट थी, तो वो हमारा यहाँ पर हो जाते हैं 93 बच्चे सिलेक्ट। ठीक है, तो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने वो डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया, जैसे हमने 15 नंबर का डिफरेंस यहाँ क्रिएट कर दिया, तो जो टॉप, अगर मैं अब फिर से बता देता हूँ, हालांकि मैंने यहाँ टॉप 200 बच्चे सिलेक्ट किए थे, मतलब बेसिकली मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट लिस्टिंग की है ऑफ 200 कैंडिडेट्स, समझ लीजिए 200 सीट, 200 जॉब वैकेंसीज थी। तो 5000 में से 200 बच्चे मैंने सिलेक्ट किए यहाँ पर। तो वही 200 बच्चे मैं यहाँ सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो डेटा मैंने दोबारा बनाया हुआ है। तो देखिए जो 18th जन की शिफ्ट है, अब देखिए 18th जन यहाँ पर इजी शिफ्ट है। इस इजी शिफ्ट से केवल 78 बच्चे सिलेक्ट होते हैं 200 में से। और अगर मैं यहीं पर 20th जन की बात करूं, फिर देखिए 122 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये डेटा हमें ये समझा दे रहा है कि इस फॉर्मूला जो एसएससी यूज कर रही है उसका ये बेसिक नेचर है कि वो टफ वाली शिफ्ट में ज्यादा बच्चे को सिलेक्शन करवाता है, बेसिक नेचर है। तो बेसिकली फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं वही गलत है, क्योंकि दो शिफ्ट में पेपर हो रहा है, अगर एक शिफ्ट का पेपर इजी हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस शिफ्ट से बच्चे आप कम सिलेक्ट करो। आपने दो पेपर करवाए हैं, दो शिफ्ट में पेपर करवाए हैं, तो दोनों शिफ्ट से इक्वल बच्चे ही सिलेक्ट होने चाहिए। फॉर्मूला कुछ इस तरह काम करना चाहिए था। तो इस फॉर्मूले की प्रॉपर्टी ये यही है कि जो आसान शिफ्ट में अगर बच्चा बैठ गया है, 4 नंबर 5 नंबर का भी गैप है, तो बहुत ज्यादा 100-500 बच्चे अगर 1,70,000 की बात कर रहे हैं, तो 1000-2000 बच्चों का तो सीधे सीधे पत्ता यहाँ से कट जाएगा। अगर ज्यादा नहीं, 4-5 नंबर का भी एवरेज में डिफरेंस आ जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल ही आउटपुट है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का। अब यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है जो हमारी हायरिंग प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें, या फाइनल रिजल्ट में। लेकिन अभी मुझे फिर भी समझ में ये नहीं आया, मेरे मन में एक और सवाल रहा कि रैंक मित्रा का जो डेटा था, रैंक मित्रा के डेटा में जो शिफ्ट्स के एवरेजेस का डिफरेंस था वो 4 से 5 नंबर के बीच में था। और अगर फाइनल रिजल्ट भी निकल कर आता, अगर बोनस मार्क्स नहीं दिए जाते, तो या तो वो 3 नंबर होता या ज्यादा 6 नंबर का डिफरेंस क्रिएट होता। लेकिन हमने जो देखा है बच्चों को 30-30, 25-25 नंबर नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो शिफ्ट्स का एवरेज है उसमें 20, 22, 15, 17, 18 इतना डिफरेंस होना चाहिए था। तो हालांकि एसएससी तो ने सीधा बोल दिया है कि नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, वो अपना डेटा नहीं बताएंगे। तो
मैंने खुद ही ट्राई किया, या तो रैंक मित्रा के मेरे को सारे बच्चे उनके बोनस मार्क्स के साथ मुझे डेटा मिल जाता कि भाई जैसे मेरा डेटा है, मुझे बच्चों का डेटा अवेलेबल है कि रॉ मार्क्स कितने थे उनके, बोनस को ऐड करने के बाद अगर रॉ मार्क्स का डेटा मिल जाता मुझे रैंक मित्रा से, तो ये सारी कैलकुलेशन में फाइनल जो स्कोर्स हैं, चाहे मैं 5,000 बच्चे पे करूं, चाहे मैं 1,70,000 बच्चों पे करूं, तो शीट में तो सब ऑटोमेटेड है। बहुत कम टाइम में ये शीट अपना रिजल्ट दे देती है। तो हालांकि वो डेटा मुझे अभी तक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। मैंने रैंक मित्रा से कनेक्ट करने की हर तरीके से कोशिश की है, मेल्स वगैरह लिखे हैं, हर तरीके से तो नहीं बोल सकते, मेल्स लिखे हैं, कमेंट्स किए हैं, एडमिन्स वगैरह को मैसेज किए हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है वहां पर। तो हालांकि मेरे पास एक साइड का रास्ता निकला, जिससे मैंने ये पता करने की कोशिश की कि शिफ्ट्स के एवरेजेस में कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो जैसे हमारा रैंक मित्रा ने एक डेटा रिलीज किया था कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, जैसे मैंने क्वेश्चन आईडी है उसका लास्ट 5 डिजिट यूज किया था, आलसी आदमी हूं मैं, पूरा इतना बड़ा नंबर लिखने में बहुत आलस आ रहा था, तो मैंने लास्ट की जो शिफ्ट है 18 जन की, उसमें मैंने जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किए हैं, 11 क्वेश्चन, जिसमें कि 2 जिनके ऑप्शन चेंज हुए हैं और 9 क्वेश्चन जिनमें बोनस मिला है। इसी तरह से 20 क्वेश्चन जैन के भी मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ लिख रखे हैं, जिसमें से एक ये टैक्स है जिसमें ऑप्शन चेंज हुआ है, बाकी सारे में ही बोनस मिला हुआ है। तो रैंक मित्रा ने हमें क्या प्रोवाइड किया था कि उनके हिसाब से जितने बच्चों का डेटा उनके पास था, 1,07,000 बच्चों का, उसमें इवन नंबर वाला जो क्वेश्चन था, जिसका आखिरी के 5 डिजिट ये हैं और 18 जनवरी का पेपर है, तो उसमें इवन नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इतने परसेंट अकॉर्डिंग टू रैंक मित्रा इतने बच्चों ने सही किया है, इतने परसेंट बच्चों ने, ये परसेंटेज लिखे हुए, इतने परसेंट बच्चों ने सही किया है, इतने परसेंट बच्चों ने गलत लिया है। हालांकि 100 से माइनस करके मैंने देख लीजिएगा, यहाँ फॉर्मूले वगैरह सब है, ये फॉर्मूला फॉलो करते रहिए जो भी यहाँ पर अपीयर हो रहा है। किसी को डाउट हो कि मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, तो मैं ट्राई करूंगा कि ये स्पेस आपको विजिबल रहे, जिससे आपको फॉर्मूला दिख जाए कि क्या फॉर्मूला वहां लगा हुआ है। एक बार ये वाला 18th वाला समझ जाएंगे, तो आपको 20th वाला में भी सेम फॉर्मूला मैंने यूज किया, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने 100 से माइनस कर दिए 2 वैल्यूज, तो ये नॉट अटेम्प्टेड, ऐसे बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है उसका परसेंटेज लगभग निकल आया है। अब मैंने सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे कॉपी पेस्ट मैनुअली कर दिया, जो भी उन्होंने पीडीएफ रिलीज की थी वहां से कॉपी पेस्ट करके मैनुअली कर लिया। तो सबसे देखने वाली बात यह है कि ज्यादातर क्वेश्चन जिनमें बोनस अवार्ड हुआ है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी उसको सही कर रखा था। बहुत ही कम बच्चे थे जिनको उसका बेनिफिट मिला। जैसे अगर देखा जाए तो 15%, 35%, 34% लगभग यहाँ पर, 30% लगभग यहाँ पर, इन 3 क्वेश्चंस का ही इम्पैक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिला है अगर हम इसे बोनस अवार्ड करते हैं। बाकी क्वेश्चंस का इतना कुछ खास बोनस पे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। मैंने ये कैलकुलेशन यहाँ पर की हुई है कि अगर इन केस में इवन नंबर वाला वो क्वेश्चन है, उसको बोनस अवार्ड कर देता हूं, तो शिफ्ट की एवरेज में कितना इंक्रीज होगा, शिफ्ट की एवरेज में कितना इंक्रीज होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, केवल ये जो रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन का वैल्यू यहाँ पर कॉपी किया है, दैट इज D2। D2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है। नॉट अटेम्प्टेड E2, E2 को यहाँ पर कॉपी किया है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, दोनों वैल्यूज को ऐड किया है, जो भी आंसर आया उसे 100 से डिवाइड किया है। मैथमेटिक्स बेसिक यहाँ यूज की है। इससे मुझे पता चला कि जो ओवरऑल शिफ्ट का एवरेज होगा वो लगभग 0.7641 से इंक्रीज होगा। तो इसी तरह का कैलकुलेशन मैंने सारे क्वेश्चंस पे यहाँ ड्रैग डाउन कर दिया है। हाईलाइटेड चीज ये है कि मैं कुछ पर्टिकुलर, मैं यहाँ पर एक रफ यहाँ पर जो क्वेश्चन है जिनमें ऑप्शन का चेंज हुआ है, वहां पर मैं कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ। वहां सिर्फ मैं एक अंदाजा लगा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा। सपोज ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, तो जितने बच्चों ने प्रोविजनल में उसे ए मार्क किया था वो यहाँ 66.35 दिया हुआ है। तो मतलब जिन बच्चों ने बी सी डी ऑप्शन लगाया उनका परसेंटेज 27.88 है। तो अगर मान लीजिए बाद में बी ऑप्शन सही हो जाता है इन केस, तो बी ऑप्शन वालों को 4 नंबर मिल जाएंगे, सी और डी वाले वहीं उसी जगह पर रहेंगे, और कुल मिला के राइट वालों के -4 हो जाएंगे। लगभग ये कैलकुलेशन करने की मैंने यहाँ कोशिश की है, लेकिन मुझे पता है कि कैसे भी कोई भी फॉर्मूला लगा के मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकता था, इसलिए हाईलाइट करके मैंने बोल्ड कर दिया हुआ है। अगर फिर भी इसमें एरर आएगा, लेकिन इतना ज्यादा ह्यूज एरर नहीं आएगा
क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने पहले से उस क्वेश्चन को सही कर रखा था और गलत ऑप्शन जो बच्चों ने सिलेक्ट नहीं किया था उनको वो मार्क्स अवार्ड हो गए हैं। तो एरर आएगा लेकिन बहुत ज्यादा एरर नहीं आएगा। वैसे भी मैं जो डिक्लेयर कर रहा हूँ आप लोगों को ये सारे डेटा बता रहा हूँ, ये रैंक मित्रा का डेटा है। ज्यादातर बच्चे मतलब कई सारे बच्चे इसमें ऑलरेडी नहीं है, लेकिन जो भी ये डेटा बता रहा है इट्स अ वेरी बिग डेटा, इसका साइज काफी ज्यादा है, तो ये ज्यादा एरर हमको शो नहीं करेगा। लेकिन एरर तो हमेशा, मार्जिन ऑफ एरर तो हमेशा होता ही है। अगर मैं इस पूरे शिफ्ट के एवरेज का जो चेंज है उसको मैं देखता हूँ, तो इन दो क्वेश्चंस जिसमें डेफिनेटली नेगेटिव चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन चेंज हुआ है और ज्यादातर बच्चों ने पहले से सही कर रखा था, तो यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के कारण शिफ्ट का जो एवरेज टोटल इंक्रीज हो रहा है, या तो मिनिमम 2 हुआ होगा, मैक्सिमम 4 साढ़े 4 तक ही गया होगा या 3 साढ़े 3 तक गया होगा। बट जादुई बात यह है कि यहाँ पर देखिए बच्चों ने जितने बच्चे हैं जिन्होंने ये रॉन्ग अटेम्प्ट किया है वो काफी छोटे छोटे नंबर्स आपको देखने मिल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन वहीं हम 20th जैन में जाते हैं तो जिन बच्चों ने रॉन्ग किया है, ये देखिए नंबर्स छोटे हो ही नहीं रहे हैं। आपको यहाँ पर कोई भी सिंगल डिजिट कहीं पर नहीं दिखेगा नंबर, हमेशा रॉन्ग नंबर में आपको डबल डिजिट मिलेंगे, वो भी काफी बड़े बड़े नंबर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर काफी छोटे छोटे नंबर देखने को मिल रहे थे। तो बेसिकली बोला जाए क्वेश्चन तो लगभग 9 और 10 ही हैं, लेकिन बोनस का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा अगर कैलकुलेट किया जाए तो 20th जैन में ही हुआ है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस को इस तरह ऐड किया और यहाँ पर एक ही क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन चेंज हुआ था, तो इसका इम्पैक्ट भी सबसे कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस थे तो इनका इम्पैक्ट एरर में ज्यादा है, तो इसमें कम एरर है अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखें तो शिफ्ट का एवरेज जो ये बोनस कंट्रीब्यूट कर रहा है वो लगभग 23 नंबर है। तो इसको मिनिमम 21 मान लेते हैं और मैक्सिमम 24.5 मान लेते हैं, क्योंकि इतना एवरेज में चेंज हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि भाई इन दोनों का एवरेज लगभग 20 है, लेकिन हम ये बात एक और हमें ध्यान रखनी होगी कि ये तो नया इम्पैक्ट है जो एवरेज, इसमें एवरेज इंक्रीज 3 का हो रहा है, इसमें लगभग 23 का हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी 4 नंबर का गैप तो था रैंक मित्रा के डेटा के हिसाब से। तो मैंने उन सबको ध्यान में रखते हुए पहले इन दोनों का एवरेज निकाला। यहाँ एक बार देख लीजिए, मैंने इन दोनों नंबर्स यहाँ पे देख लीजिए, ये दो क्वांटिटीज जो थी माइनस करके उनका एवरेज का डिफरेंस निकाला, और जो 4 नंबर इसलिए ऐड किया है क्योंकि रैंक मित्रा के डेटा में ऑलरेडी 4 से 5 तक का डिफरेंस ऑलरेडी था वहां पर। ठीक है, और डिफरेंस ये बड़ा है, मतलब 4 नंबर से इतना ज्यादा बढ़ गया। तो बेसिकली देखिए डिफरेंस कितना ज्यादा निकल कर आ रहा है, 23 निकल कर आ रहा है। तो अगर सारे एसएससी में जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है सबका डेटा भी अगर ऐड अप कर लें इस एवरेज को निकालने के लिए, तो या तो मिनिमम वो 19 लिख लेगा एवरेज, और मैक्सिमम या 26 27 तक जाएगा। ये बहुत ज्यादा हेवे मैंने दे दिया, लेकिन फिर भी 19 का एवरेज डिफरेंस होना दो शिफ्ट में कितना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है वो हम इस ग्राफ से देख ही रहे हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर जैसे 15 नंबर के डिफरेंस पे ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे जिनको बोनस मार्क्स मिला है, सॉरी नॉर्मलाइजेशन का नंबर मिला है, वो लगभग 22 है। तो इन केस अगर ये थोड़ा बढ़कर 15 से 23 या 20 के आसपास, 20 21 22 के पास पहुंच जाता है, तो एटलीस्ट हमें वो बच्चे जो 299 लाने के बाद या 280 लाने के बाद जिनको 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, वो चीज यहाँ पर जस्टिफाइड होती दिख रही है कि जो बच्चे 299 लाए थे, 310 लाए थे, जिनका रॉ स्कोर बोनस वगैरह ऐड करने के बाद इतना हो रहा था, उसके बाद जो उन्होंने 30 35 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, वो इस हमारे स्टडी से समझ में आ रहा है। तो बेसिकली रैंक मित्रा ने जो डेटा रिलीज किया था कि कितने बच्चों ने सही किया है, गलत किया है, किन बच्चों ने नहीं किया है, उसको यूज करके मैंने यहाँ पर पता लगाया कि शिफ्ट का एवरेज कितना ज्यादा वेरी कर रहा है। तो अब प्रॉब्लम तो हमने समझ ली कि भाई रिजल्ट में हुआ क्या, और हमने काफी काफी सारे बच्चों ने केस वगैरह कर रखे हैं एसएससी के ऊपर कि रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए। तो मैं पर्टिकुलरली 20 वाले बच्चों के लिए कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ। 20 जनवरी के शिफ्ट के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सजेशन देना चाहता हूँ, और टीचर्स को भी सजेशन देना चाहता हूँ कि रिजल्ट रिवाइज किस तरह किया जाए, जैसे 20 जनवरी के स्टूडेंट्स के साथ जो भी गलत हुआ है, वहाँ के उनके सिलेक्शंस काफी ज्यादा कम रेशियो में हुए हैं, वो कैसे सही किया जा सकता है। सबसे पहला चीज जो हमें नोट करना है कि जैसे एक गार्डनर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लोनलीनेस एंड सेंसस वाला क्वेश्चन है, कायदे से तो इन 3 क्वेश्चंस में बोनस ही अवार्ड नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो शिफ्ट का एवरेज इंक्रीज है यहाँ पर कम हो गया है।
दिख रहा है, कम हो गया है। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम इवन नंबर वाला क्वेश्चन है, इवन नंबर वाले क्वेश्चन से जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है उनके मार्क्स हटा देंगे, तो ये एवरेज और कम हो जाएगा। आप आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो जो 20th शिफ्ट में बोनस जिस भी तरीके से अवार्ड हुआ है, अगर वो हम बोनस कम करवा देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से एक बार करके बता दे रहा हूँ, ये 3 बोनस वो क्वेश्चंस हैं जिसमें साफ साफ बोनस नहीं मिलना चाहिए था, बोनस मिला हुआ है, ये हम हटवा देते हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और क्रेन वाले जो 2 क्वेश्चंस हैं जिनमें आंसर चेंज करके सही से गलत कर दिया गया है, मतलब जो फाइनल आंसर की में है वो गलत है और प्रोविजनल आंसर की में सही था। तो देखिए प्रोविजनल आंसर की में 66 बच्चों ने और 68% बच्चों ने ये 2 क्वेश्चन सही कर रखे थे। अगर मैं इस किए हुए को ये जो यहाँ पर एसएससी अपनी प्रोविजनल आंसर की वाले ही आंसर्स फॉलो कर लेता है, तो यहाँ पर जो एवरेज है वो शिफ्ट का 6 लगभग बढ़ जाता है, और दोनों के बीच में जो गैप है वो 23 से कम होके वापस 15 हो जाता है। अब आई थिंक अगर बहुत ज्यादा तरीके से निचोड़ करने की कोशिश की जाती है, तो और भी जगह हैं जहां पर बोनस दिए गए हैं और वहां से बोनस वापस लिया जा सकता है। तो ओवरऑल ये जो शिफ्ट का एवरेज है वो काफी ज्यादा मतलब दोनों में जो गैप है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट कम होगा, और जो 20 वाले बच्चे हैं जिनके जिनका कम प्रोपोर्शन में सिलेक्शन हुआ है, उनका प्रोपोर्शन भी इंक्रीज होगा। तो बेसिक हमें इससे मतलब नहीं है कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं या आपके मार्क्स कम हो रहे हैं। जैसे अगर कुछ क्वेश्चंस को बोनस हटाने से अगर मेरा 4 नंबर कम हो जाता है, उससे ये मतलब नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होने से रुक जाएगा। मुझे इस बात से भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि टोटल इस कारण से मेरा रैंक कितना बढ़ रहा है। अगर चार क्वेश्चन है उसमें से बोनस हट गया, उसमें से एक क्वेश्चन मेरा सही सही के बाद गलत हो जाता है, तो मुझे तब भी मेरा रैंक में इजाफा ही हो रहा है। अगर 3 से बोनस हट जाता है जो मैंने सही किए हुए हैं और एक क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता है, इसके साथ जो एवरेजेस शिफ्ट का एवरेज है उसमें गैप कम होने के कारण मुझे नॉर्मलाइजेशन के कारण भी रैंक का फायदा हो रहा है। तो आई थिंक इस अप्रोच के साथ अगर सारे स्टूडेंट्स जो केस कर रहे हैं और टीचर्स इस चीज को समझकर अगर आगे बढ़ते हैं, तो रिजल्ट रिवीजन के बाद जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो एक ऐसा रिजल्ट होगा जिसमें 20th बच्चों के साथ ज्यादातर जो चीजें गलत हुई हैं, जिसके कारण उनका उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, सारी चीजें हट जाएंगी, जितना ज्यादा हो सके हट जाएंगी। और वो बच्चे जो 70-80 नंबर या 60-70 नंबर बढ़ बढ़ के जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो बच्चे, खासकर वो बच्चे इस पूरी सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, और 20th जैन के वो बच्चे जिनके नंबर काफी ज्यादा आए हुए हैं उनको वहां पर सिलेक्शन मिल जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आई थिंक नीतू मैम के ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ उस ग्रुप के थ्रू आप लोग मुझसे किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।